आदरणीय वचन समृद्ध मंच और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का गौरवशाली एवं प्रशस्त प्रांगण, प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रियता के पीछे निश्चित रूप से वह ज्ञानानुराग है जो आपको और मुझे परस्पर जोड़े रखता है। साहित्य या कविता कोरा शब्द विलास मात्र नहीं है, यह हमारी रागात्मक चेतना के उन्नयन का कारण है। बहुत सी वे बातें, वे अभिव्यक्तियाँ जिन्हें व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं कह पाता, उन्हें वो कविताओं के फॉर्म में प्रकट करता है। श्री प्रकाश जी की कविताओं का ये जो संचयन है, विंध्याचल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, जिस पर बहुत बात की गई। पुस्तक में उनकी भूमिका इस संग्रह को समझने की दृष्टि देती है, ये भी सत्य है, लेकिन पाठक के विवेक पर भरोसा करना। हर कविता आपसे संवाद करती है। अभी जब मैं आई तो श्री प्रकाश जी कह रहे थे कि आप कहाँ थी, बहुत देर हो गई, तो मैं उनसे कहना चाहती थी कि बीते 2 दिन से मैं उन्हीं के साथ हूँ, उनके भौतिक विग्रह के साथ नहीं, उनके शब्द विग्रह के साथ हूँ। और ये वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक रचनाकार के उस पक्ष को समझना, अगर आप उसके आभ्यंतर को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति है क्या, भौतिक रूप से आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, लेकिन महसूसना उसके उन विचारों को पूरी तरीके पकड़ने जैसा है। इस संग्रह के शीर्षक पर बहुत बातें हुई, मुझे भी कुछ कहना था, लेकिन चूंकि इतनी अच्छे से बातें हुई और ये शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम लोग झुकना पराजय का, हताशा का या निराशा का प्रतीक मानते हैं, पर हमारी परंपरा में कहा गया है शिष्यात् पुत्रात् पराजय। कभी कभी पराजय कितनी सुखकारी हो सकती है। एक छोटे से बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की जो संभावना निहित है। कहते हैं भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमः, मतलब जो वृक्ष है वो जब फलोत्पत्ति का समय आता है तो वो झुकता चला जाता है, तो ये जो फलागम है ये उसको समृद्ध करता है। यहाँ पर इस अर्थ में झुकना, ये जो झुकना है ये अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपने बच्चों को उभारने के लिए झुकना है। जैसे कोई बीज मिट्टी में जाता है, जैसे कोई माँ झुकती है अपने शिशु को उठाने के लिए, झुकना किसी को रोकना है। इस संग्रह की लगभग कविताएं एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज के निर्माण की कविताएं हैं। यहाँ पर असाधारणता का कोई शोर नहीं है, बल्कि साधारण की वो प्रशस्त अभिव्यक्ति है, वो गहराई है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। छोटी छोटी घटनाओं के बड़े बड़े ब्यौरे, साधारण वस्तु और संवाद इन कविताओं को समकालीन बनाते हैं। कुर्सी, श्री प्रकाश जी के यहाँ कुर्सी केवल एक फर्नीचर बनकर नहीं आती, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ बैठकर वो सब कुछ अवलोकित करते हैं, वो देखते हैं दुनिया जहान की बातें, घर परिवार की चीज़ें। यह कुर्सी बहुत समय से ऐसे पड़ी है जिस पर उड़ता हुआ मैं दुनिया की छतों से बातें करता हूँ। मतलब मनुष्य का शरीर बंधन में हो सकता है, लेकिन इसका जो मन है वो कहाँ कितना प्रशस्त है उस कुर्सी पर बैठे हुए। और उस संसार के भूगोल को समझने की जो कवायद है, कुर्सी उनके पुरखों की उपस्थिति की याद दिलाती है और समय के बदलते चले जाने के चक्र की। पिता की आंखें इसी कुर्सी से झांकती हैं, माँ के टूटे दांत इसी कुर्सी से जमते हैं। यह स्मृति के उस प्रभाव को दर्शाती है जहाँ पर कविता में रहकर दर्शन बन जाती है। जो भी किया इस कुर्सी ने किया, और देखिए ना कितनी पुरानी पड़ गई है यह कुर्सी। बचपन से लेकर जवानी तक इसके कनात में कितने रंग बदले। इसी तरह की, लगभग इसी फ्लेवर की अगर एक दूसरी कविता की बात करें तो वो कविता है साइकिल। साइकिल को ठीक करना या उसकी सवारी करना कवि को उसके पुरखों के स्पर्श करने के बराबर स्पंदित करता है, आनंदित करता है। चाह कर भी जब बार बार लगातार पाता नहीं शब्द, तब साइकिल को ठीक करता हूँ, फुचकारता हूँ, दुलराता हूँ और बाबा की पीठ की तरह लद लेता हूँ। मेरे लगते ही बाबा की तरह यह दौड़ पड़ती है। इस साइकिल पर सवार मैं फुटपाथ का पीछा करता हूँ। यह उस देशज अनुभव का हिस्सा है जो शास्त्र से नहीं बनता, ये लोक अनुभवों से बनता है। ये शास्त्र की भारीपन के बजाय, उसकी विद्वता के बजाय लोक की तरलता से पूरी
दिया गया है। इसमें शहर की यांत्रिकता की जगह ग्रामीण जड़ों को बचाए रखने की कवायद दिखाई पड़ती है। कवि के पास शब्द आते भी हैं तो कब, जब वो जीवन संघर्षों से लौटता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर साइकिल दौड़ाता है, तब शब्द इस तरह बुलाते हैं जैसे कभी दादी बुलाया करती थी बाबा से छूटने के बाद। जाहिर है ये कविता ग्रामीण जीवन के बोध की कविता है, जीवन की कठिन संघर्षों से उपजने वाली, आधुनिकता के चकाचौंध में न फंसने वाली जनपदीय और स्थानीय बोध की कविता। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो किसी दूर दराज के इलाके से शहर में आता है, बस जाता है, लेकिन उसका मन हमेशा ग्रामीण बोध से उससे स्पंदित रहता है, वो उसे चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। तो उस विस्थापित गांव की पीड़ा की बहुत मार्मिकता से जिसने पकड़ा है वो है श्री प्रकाश जी की कविताएं। गांव के बोध की ढेरों कविताएं हैं, उन्होंने वृक्ष पर कविताएं लिखी हैं, चिड़ई चुरुक सब पर बात की है। तो ये गांव के इतिहास को, वहाँ के भूगोल को, पुरखों की स्मृति को समेटे हुए कविताएं हैं। गांव की सामूहिक चेतना की रक्षक और उसकी अभिव्यक्ति करती हुई कविताएं हैं, जिनके केंद्र में वे स्मृतियां हैं जब वो बाल्यावस्था में थे। नगरीय परिवेश की बात करें, शहर की बात करें, तो वहाँ पर रहने वाला अधिकांश जो जन सामान्य है वो संचार के संकट से जूझता है। शहर में चिट्ठियों का न आना क्या बताता है? समस्त तकनीकी उन्नति एक तरफ और संवादहीनता एक तरफ, ये मानवीय संवाद के टूटते चले जाने का प्रतीक है। गांव के कच्चे घरों में पुतले की उपस्थिति घर के सही सलामत होने का प्रतीक थी, जबकि शहर के चिकने फर्शों से वो आत्मीयता गायब है। वे लिखते हैं, धीरे धीरे घर की चहल पहल भी जाती रही, शहर के चिकने फर्श से गायब होने लगे बूढ़े, चमक रहने के बावजूद चहक नहीं थी, उसका कुछ अता पता नहीं था। एक दिन अचानक जब इसी संगमरमरी फर्श से फिसले बूढ़े की तरह उखड़ भी गए इसके हाथ पांव, तब बहुत याद आई पोतने की। अब सोचिए, पोतने का स्थान वाइपर ने लिया है और इस कविता में उसका उल्लेख है कि उसके हाथ पांव उगाए हैं, लेकिन उससे कोई फिसल के मरा हो ऐसी कोई घटना नहीं मिलती। लेकिन हम वृद्ध विमर्श का एक ये भी आयाम है कि शहर के बड़े बड़े चिकने घरों में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग उसमें फिसल के मर जाते हैं। तो ये हमारी वृद्ध विमर्श का एक आयाम उद्घाटित करती कविता है। साथ ही एक शहरी गांव का जो मन है और जो शहरी जीवन बोध है, शहरी जो मूल्य है, उन दोनों की टकराहट है। व्यक्ति उस जगह पर खड़ा है जहाँ उसका कस्बाई जो मन है वो इन दोनों के बीच जद्दोजहद कर रहा है कि क्या संग्रह और त्याग, क्या पकड़े और क्या छोड़े। तो शहरी सुविधा से भरे हुए घरों में क्या हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे वयोवृद्ध लोग हैं, वो आत्मीयता, वो संवेदना महसूस कर पाते हैं? अभी जैसे विंध्याचल जी ने जिक्र किया राम फेर कविता,